तो हेलो व्यूअर्स, एग्जाम स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज के जो वीडियो है, जो क्लास है, ये आपकी होने वाली है मॉडर्न इंडिया से। ठीक है, जो मॉडर्न इंडिया और मॉडर्न इंडिया का जो टॉपिक है हमने लिया है वो गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। तो इनसे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों को आज हम इसमें देखेंगे और लगभग 90 प्रश्नों को आज हम एक ही वीडियो में इसमें कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखें। सभी जो एग्ज़ाम है, अपकमिंग एग्ज़ाम है, उन सभी के लिए आपके लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध होगी ये क्लास। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना ये क्लास और देखते हैं भारत के गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित जितने भी एमसीक्यू बनेंगे, एमसीक्यू फॉर्म में ये दिए गए हैं, उन्हें हम इसमें सॉल्व करेंगे। ज़्यादा व्याख्या नहीं करेंगे, फास्ट हम रिवीजन भी करेंगे और साथ साथ जो इम्पोर्टेंट होंगे हम उन क्वेश्चंस को इसमें एक्सप्लेन भी करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और पहला सवाल है, देखिए पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और दूसरा कथन दिया गया है कि विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो दो दिए गए, तो बंगाल का गवर्नर जनरल और एक भारत के गवर्नर जनरल। तो यहाँ पर देखना कि कौन सा कथन सही है, पहला दूसरा दोनों सही है या फिर दोनों गलत है। तो देखिए आपको बता दें कि जो रॉबर्ट क्लाइव है, ठीक है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर गलत है, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव को गवर्नर जनरल नहीं थे। ये कौन थे? केवल गवर्नर थे। गवर्नर जनरल इनको नहीं बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन, ये जो कथन है, ये हमारा गलत होता है। दूसरा है, विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। विलियम बेंटिंक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो विलियम बेंटिंक जो थे भारत के पहले गवर्नर जनरल थे और इनको बनाया गया था 1833 में। ठीक है, बात करने की जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, ठीक है, तो बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल था ये वॉरेन हेस्टिंग था। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे और इन्हें 1774 में गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। तो इस तरीके से देखें तो हमारा कथन एक तो गलत होता है और कथन जो दो है वो हमारा एकदम सही होगा और ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर वो हमारा सही बनता है। ठीक है, दोनों को याद रखेंगे। विलियम बेंटिंक 1833 में और वॉरेन हेस्टिंग 1774 में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल नियुक्त हुए थे। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर थे। ठीक है, और ये इस पर जो रॉबर्ट क्लाइव थे ये 1758 में से लेकर के 1765-67 के आसपास में ये बंगाल के गवर्नर रहे थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो पहला क्वेश्चन किया था हमने, तो विलियम बेंटिंक को हमने देखा था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। कब बने थे? 1833 में। ठीक है, इतना याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और 4 घटनाएं दी गई हैं और इन्हें हमें कालक्रम के अनुसार लगाना है। देखिए पहले हम इनको देख लेते हैं, डेट लिख लेते हैं। क्लाइव का पुनः भारत आना। जब पुनः भारत आए थे क्लाइव, ये आए थे, कब आए थे? 3 मई 1765 को। इलाहाबाद की संधि ये जो हुई थी ये अगस्त 1765 में हुई थी। और बक्सर का जो युद्ध हुआ था ये आप जानते हैं, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर
1764 को होता है। और वारन हेस्टिंग का जो भारत का गवर्नर बनना ये था 1774। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे और इसी से हम इनको कालक्रम में लगा सकते हैं। देखिए सबसे पहले 1764 बक्सर का युद्ध आएगा, तो 3 कथन हमारे 2 में हैं, ए और बी में, तो ये दोनों हमारे गलत हुए। उसके बाद में 22 अक्टूबर 1764 के बाद में हम चलते हैं क्लाइव का पुनः आगमन 3 मई 1765 को, तो 3 के बाद में 1 आ रहा है, तो 3 के बाद में 1 है, तो यहाँ हम इसको सही कर सकते हैं, ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 3 1 2 4 यहाँ पर सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? सिलीमैन, मिंटो, क्लाइव या फिर लॉर्ड मेयो। तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को जो संस्थापक माना जाता है वो लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। ठीक है, लॉर्ड क्लाइव को। आप जानते होंगे कि जब 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है, तो इसमें अंग्रेजी जो सेना थी इसका नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, और इसमें जो अंग्रेजी सेना थी वो इसने जीत हासिल की, और इसी के युद्ध के बाद में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना भी पड़ती है बंगाल में। तो ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक माना जाता है रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना है ये कब होती है? देखिए इसका जो समय है एशियाटिक सोसाइटी जो कलकत्ता में, तो ये 15 जनवरी 1784 को इसकी स्थापना होती है, और 1784 के समय पर कौन है? वॉरेन हेस्टिंग है। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग जो है वो बंगाल के गवर्नर जनरल है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। देखिए सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति या फिर हम कहें घेरे की नीति, तो ये जो सभी संबंधित हैं ये वॉरेन हेस्टिंग से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पर ये करेक्ट आंसर होगा, वॉरेन हेस्टिंग। रिंग फेस की नीति का संबंध, ये इसी को हम रिंग फेस की नीति भी कहते हैं, जो गोल घेरे की नीति है, ये घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति है, तो ये तीनों का ही मीन्स एक ही है, तो ये भी है वॉरेन हेस्टिंग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखें, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो बंगाल में द्विशासन प्रणाली जो लागू की गई थी किसके द्वारा लागू की गई थी? तो बंगाल में द्विशासन की जो प्रणाली थी इसको जो लागू की गई थी ये रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा इसको लागू किया गया था, तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, द्विशासन की जो प्रणाली थी ये बंगाल में 1765 में प्रारंभ हुई थी, तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली यानी कि ड्यूल गवर्नमेंट को समाप्त किया था? देखिए रॉबर्ट क्लाइव ने तो इसको 1765 में इम्प्लीमेंट किया था, लेकिन जो इसको समाप्त करने वाला था वो कौन था? तो इसको समाप्त करने वाला था वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग इसको समाप्त करने वाला था, तो ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पर वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और 1772 में जब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया था वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल के समय ही। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर वो करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किससे गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? देखिए महाभियोग का जो मुकदमा चलाया गया था किस पर चलाया गया था? वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड क्लाइव है, या फिर कॉर्नवालिस, या फिर वेलेस्ली? तो महाभियोग का जो मुकदमा चलाया गया था वो वॉरेन हेस्टिंग पर चलाया गया था। इसकी कुछ नीतियाँ थी, कुछ निरंकुश ऐसे कार्य थे जिसके कारण इस पर मुकदमा चलाया गया था, लेकिन 1788 से 1795 के बीच में इस पर ये केस चलता रहा, महाभियोग का मुकदमा चलता रहा 1788 से 1795 तक, सॉरी। ठीक है, इस पर चलता रहा, लेकिन जो ब्रिटिश संसद ने उसकी सर्विस को देखते हुए
इसके जितने जो भी दोस्त थे, जो भी इसकी कमियां थीं, इसको उन सभी दोषों से मुक्त कर दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? देखिए, भारत में न्यायिक संगठन की जो स्थापना करने वाला था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की संविधाबद्ध सिविल सेवा यानी कि कॉवेनेंटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? वॉरेन हेस्टिंग, वेलेस्ली, कॉर्नवालिस और विलियम बेंटिक। इसी का आंसर आप सभी जानते होंगे कि भारत में जो लोक सेवा हैं इसका जो प्रवर्तन किया था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सी है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया था, वही क्वेश्चन है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो कब्र है वो कहाँ पर है? वो गाजीपुर में है। ठीक है, गाजीपुर। और इसकी जो मृत्यु है, लिखेंगे आप, इसकी मृत्यु कब होती है? तो 5 अक्टूबर 1805 को, ठीक है, गाजीपुर में हुई थी, उत्तर प्रदेश में, और यहीं पर इसकी कब्र स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है? ठीक है, तो क्या था? देखिए, तो लॉर्ड वेलेस्ली ने जो भारतीय स्टेट्स थे उनको अंग्रेजों की राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि का प्रयोग किया था, और उसने, ठीक है, तो वेलेस्ली ने सहायक संधि का प्रयोग किया, प्रणाली अपनाई, तो जिसने क्या था कि जो अंग्रेजी सत्ता थी उसकी जो श्रेष्ठता थी वो स्थापित हो जाए भारत में, और जो नेपोलियन था, नेपोलियन का भय भी यहाँ से टल जाए। और इसमें जो शर्त थी वो थी कि जो इसको स्वीकार करने वाली जो रियासत होंगी उसे कंपनी की एक सेना को रखना होगा। ठीक है, कंपनी की एक सेना को इसमें रखना होगा, और जिसका जो खर्च है वो सारा राज्य को देना होगा, और इसे सेना को चलाने के लिए का जो अधिकार है वो केवल कंपनी को होगा। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला जो राज्य है वो किसी भी यूरोपीय या अंग्रेजों के दुश्मन की सहायता नहीं करेगा, और उनके किसी भी व्यक्ति को नौकरी नहीं देगा। तो इस तरह से ये कुछ शर्तें दी गई थी इसमें। तो दूसरे के खर्च पर एक बड़ी सेना रखना, ये ऑप्शन एकदम सही है, लागू थे इसमें भी। भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, ये भी है। और कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना, ये इसमें कथन गलत दिया गया है। ठीक है, और भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना, ये भी इसका उद्देश्य था। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर वो गलत होगा। ये इसके लिए इसमें नहीं थी ये शर्त कि कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करेगा। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो पहला जो मराठा सरदार था, ठीक है, वो था पेशवा बाजीराव द्वितीय। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इसी ने सबसे पहले, ये मराठा सरदार था और इसने पहले सहायक संधि को स्वीकार किया था, पहला मराठा सरदार था। ठीक है, 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? तो अंग्रेज और पेशवा बाजीराव जो सेकंड था, इसके बीच में 1802 में बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर वो करेक्ट आंसर होगा। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक पूछा, मराठा था पेशवा बाजीराव, लेकिन जो पहला शासक है वो कौन है? तो वो है अवध के नवाब थे। इन्होंने सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार करने वाले ये पहले शासक थे। ठीक है, अवध के नवाब। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। कब की गई थी? 1765 में अवध से की गई थी ये सहायक संधि। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे?
तो देसी शासक पूछा है, तो देसी शासक कौन थे सबसे पहले इसमें? तो देसी शासक इसमें थे ये हैदराबाद के जो निजाम थे, इन्होंने स्वीकार की थी सबसे पहले। तो यहाँ पर 3 प्रश्न बनते हैं। मराठा का पूछा जाए तो पेशवा बाजीराव देते हैं, ठीक है। और पहला शासक के बारे में बात होती है तो अवध के नवाब होगा। और भारतीय देसी शासक के बारे में बात होती है तो हैदराबाद की निजाम सही आंसर होगा, ठीक है। सहायक संधि को इसमें, ठीक है। देखिए, निम्न में से किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? तो सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया गया था। उन्होंने नहीं किया था, तो इंदौर की जो होलकर राजा थे, इन्होंने इस संधि को स्वीकार नहीं किया था। बाकी सभी ने इसको स्वीकार किया था, ठीक है। हैदराबाद के निजाम, ठीक है, 1798 के आसपास, ठीक है, 1798 से 1800 में इसको स्वीकार किया था। मैसूर ने 1799 में। तो ये डेट आपको याद रखनी है। डेट से हमें कभी कभी इनका क्या है, क्रम पूछ लेते हैं कि कब कब किस तरह से इनका विलय किया गया या इनको स्वीकार की गई। देखिए, सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? सहायक संधि को किसके कार्यकाल में क्रियान्वित किया गया था, पूछा है। तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला था लॉर्ड वेलेस्ली था, ऑप्शन नंबर बी। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य इनका यही था कि अंग्रेजों की जो प्रभुसत्ता है उसको स्थापित किया जा सके। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर सही आंसर होगा। अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना था। निम्नांकित युग्मों में से कौन सा सही सुमेल नहीं है? कौन सा सही सुमेल नहीं है, ये हमें इसमें देखना है। देखिए, बक्सर का युग 1764, सहायक संधि को 1863, भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833, और ब्रिटिश नागरिकों और कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना 1813। तो ये यहाँ पर देखिए, ए जो है ये कथन एकदम सही है। सहायक संधि ये 1798, ठीक है। सहायक संधि को 1798 से में सबसे पहले हैदराबाद के निजामों ने इसको स्वीकार किया था। तो ये यहाँ पर गलत दिया गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार 1833, ये सही है। और ब्रिटिश नागरिकों और कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोलना 1813, ये भी यहाँ पर एकदम सही आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर ये सही आंसर होगा। बी यहाँ पर ये सही सुमेल नहीं है। हमें सबसे पहले यहाँ पर इंडिकेट करना है कि पूछा क्या है, नहीं पूछा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, तो नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी थी? ठीक है, तो ये सही आंसर क्या होगा इसमें? तो लॉर्ड वेलेस्ली होगा इस समय पर, ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है, वही है, क्योंकि इसने सहायक संधि को इम्प्लीमेंट किया था। और सहायक संधि को जब इम्प्लीमेंट किया था तो इससे क्या हुआ था, जो नेपोलियन के जो आक्रमण का जो डर था वो यहाँ से टल गया था, क्योंकि बहुत सारे जो देसी रियासत थी, कुछ निज़ाम थे, वो सभी ने सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था। और ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही आंसर होगा। आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासन काल में हुआ था? वह है आंग्ल नेपाल युद्ध, ठीक है। तो आंग्ल नेपाल युद्ध जो हुए थे ये हुआ था, ये किसके समय पे हुआ था? तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर सही आंसर होगा। और कब होता है? 1814 से 16 के बीच, ठीक है। और इसको जो समाप्त कर लिया किया था 1815 में सुगोली की संधि हुई थी। और सुगोली की संधि, ठीक है, सुगोली की संधि के फलस्वरूप इस युद्ध की समाप्ति हुई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। सुगोली की संधि हुई थी तो 1815, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेल नहीं है? सही सुमेल नहीं है पूछा है, तो हमें जो सही है पहले उनको हमें देखना है। देखिए, हेक्टर मनो बक्सर का युद्ध ये एकदम सही दिया गया। हेक्टर मनो जो था बक्सर के युद्ध के समय में, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था इसने। लॉर्ड हेस्टिंग, आंग्ल नेपाल युद्ध ये भी हमने देखा है।
लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये भी यहाँ पर सही दिया गया है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये यहाँ पर गलत दिया है। ठीक है, जो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध है ये 1817 से 18 के बीच होता है, और ये होता है उस समय वॉरेन हेस्टिंग के समय में। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग के समय में होता है, वॉरेन हेस्टिंग के समय में होता है, ना कि कॉर्नवालिस के समय में। ठीक है, तो यहाँ पर ये गलत दिया गया, तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये सही आंसर होगा प्रश्न के मुताबिक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, तो अभी हमने देखा लॉर्ड हेस्टिंग के समय में होता है ये 1817 से 1818 के बीच में। ठीक है, 1817 से 18 के बीच में होता है ये युद्ध। सर टॉमस मुंडो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? तो 1820 से लेकर के 1827 के बीच में ये मद्रास के गवर्नर रहे। ठीक है, और भू राजस्व की जो वसूली थी उसकी जो व्यवस्था की गई थी, जिसमें रेतवाड़ी व्यवस्था थी। ठीक है, तो इसी व्यवस्था का जो जन्मदाता माना जाता है, जनक माना जाता है, वो सर टॉमस मुनरो को माना जाता है, और साथ साथ कैप्टन रीड को माना जाता है। ठीक है, तो इसका भी हमें याद रखना का जनक के बारे में पूछता जाता है कि रेतवाड़ी व्यवस्था, तो इसमें सर टॉमस मुनरो और रीड, कैप्टन रीड, ये इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 30 है, तथाकथित कुशासन के आरोप पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो मैसूर राज्य का जो प्रशासन को ले लिया था वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने ले लिया था। ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर सही आंसर होगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने क्या था 1831 में, ठीक है, मैसूर, और 1834 में कुर्ग। ठीक है, इन सभी इनकी जो रियासतें थी उन रियासतों को अपने प्रदेश में मिला लिया था। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर ये सही आंसर होगा। ये भी हमें डेट याद रखने हैं इनके। निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध है किसका? तो सबसे पहले देखें तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है, तो ये 1790 से 92 के बीच में ये होता है, और इस समय कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस है। ठीक है, कौन है? कॉर्नवालिस के समय में होता है ये युद्ध। ठीक है, और इस युद्ध में कौन था कि जो टीपू, ठीक है, टीपू सुल्तान जो थे, इसने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी 1792 में। ठीक है, 1792 में क्या किया था? श्रीरंगपट्टनम की संधि करी थी, और इसी के द्वारा टीपू को अपने राज्य का जो लगभग आधा भाग था वो अंग्रेज़ों को और उसके जो साथी थे उनको, जिनमें निज़ाम भी थे और मराठा भी थे, उनको देना पड़ा था इस संधि के मुताबिक। ठीक है, पूछा जाता है कि श्रीरंगपट्टनम की जो संधि की थी किसके बीच की थी? तो कॉर्नवालिस था। ठीक है, और टीपू सुल्तान के बीच में 1792 ईस्वी में। कथन के रूप में पूछा जाता है कि आधा भाग जो था वो अंग्रेज़ों को दे दिया था, उसके साथी थे निज़ाम और मराठा थे, इनको भी अपना कुछ आधा भाग को देना पड़ा था इस संधि के हिसाब से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। ठगों के दमन में निम्न में से कौन संबंध था? ठगों के दमन में इनमें से कौन संबंध था? तो कैप्टन सलीमैन जो था वो ठगों के दमन से संबंधित है। क्या थे कि जो लॉर्ड विलियम बेंटिक था उसने कैप्टन सलीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया गया था, और उसने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया, और अनेक जो ठग थे उनको फांसी दे दी गई। ठीक है, कुछ को आजीवन का निर्वासित कर दिया गया, और 1837 के बाद में ठगों का अंत हो गया था। ठीक है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने नियुक्त किया गया था कैप्टन सलीमैन को। अगर कैप्टन सलीमैन आंसर ऑप्शन नहीं होता तो हम विलियम बेंटिंग को सही करेंगे, तो यहाँ पर दिया गया है तो हम कैप्टन सलीमैन को ही सही आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है,
ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? नेतृत्व में हुआ था कैप्टन सलीमन के। ठीक है। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग था ठीक है। कब लगाई गई थी? 1829 में। और एक रूल था नियम 17। ठीक है। नियम 17 के द्वारा विधवाओं का जलाना अवैध घोषित कर दिया गया था, और इसमें जो महत्वपूर्ण योगदान रहा था वो राजा राम मोहन राय का रहा था, जो एक समाज सुधारक हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी विलियम बेंटिंग यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। सती को गैरकानूनी किसने घोषित किया था? गैरकानूनी किसने घोषित किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा। विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई थी? अभी हमने इसके बारे में चर्चा की, तो ऑप्शन नंबर जो सी है 1829 ये सही आंसर होगा। इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया? तो बंगाल से दासों को निर्यात को रोक दिया गया था 1789 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर सही आंसर होगा। इसी में 1789 में की गई घोषणा से बंगाल से तासों का जो निर्यात था उसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। चलिए, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ? देखिए फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो कैप्टन सलीमन होगा। ऑप्शन नंबर सी। ठगों के दरमियान से कौन संबंध था? तो कैप्टन सलीमन। देखिए कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। चलिए, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? अपहरण की नीति से, युद्ध के द्वारा, सहायक संधि के द्वारा, कुप्रशासन का आरोप के द्वारा। ठीक है। तो सभी जानते होंगे इस प्रश्न का आंसर। तो अवध का जो क्या था, इसमें कुशासन का आरोप लगा करके इसको अंग्रेजी राज्य में मिला दिया गया था। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर सही आंसर होगा। कुछ प्रदेश से सबसे पहला जो मिलाया गया था सतारा को मिलाया गया था। ठीक है। सतारा 1848 को। उसके बाद में एक जैतपुर, जैतपुर और संभलपुर। ठीक है। इसे 1849 में बघात, ये हमसे पूछा जाता है कि बघात को कब मिलाया गया था? तो बघात को मिलाया गया था 1850 में। ठीक है। उसके बाद में उदयपुर को 1852 में, झांसी को 53 में, नागपुर को 54 में और करौली को 55 में। ठीक है। तो इनकी हमें डेट को याद रखना है। हमें ये सीरियल इनके कालक्रम के अनुसार लगाने के लिए भी दिया जाता है। तो 3 मैंने यहाँ पर नहीं बघात, और आगे मैं देता हूँ बघात के बाद में। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं हम उदयपुर। ठीक है। उदयपुर, तो उदयपुर को 1852 में। ठीक है। 1852 में। ठीक। चलिए यहाँ पर दिया हुआ है सभी। देखिए 1848 से 56 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर 13 फरवरी 1856 को अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया था। अवध के अतिरिक्त डलहौजी के व्यापकता के सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए प्रदेशों में सतारा 1848 में, जैतपुर संभलपुर को 1849 में, बघात को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853, नागपुर को 1854 में और करौली को 1855 में इसमें शामिल कर लिया गया था। ठीक है। तो ये डेट हमें यहाँ पे याद रखनी है, क्योंकि डेट से रिलेटेड करके प्रश्नों को पूछा जाता है। बघात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ? तो इसका भी देखा हमने 1850 में। ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर सही आंसर होगा। विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित में से राज्यों पर विचार कीजिए, इन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सतारा दिया गया है, झांसी दिया है, बघात है और उदयपुर दिया गया है। तो इन्हें हमें क्रम में लगाना है। ठीक है। इन्हें हमें क्रम में लगाना है। तो देखिए सतारा की बात करें तो 1800, ठीक है, 1848 में। बात झांसी की कर लें तो इसको 1853 में मिलाया गया था। बघात की बात करेंगे तो 1850 में, और उदयपुर को 1852 में। अब हम इसको कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले एक आएगा, उसके बाद में
48 के बाद हम चलते हैं बघात 3 नंबर, उसके बाद में 2 नहीं 2 नहीं 1 4, और 4 के बाद 4 और 4 के बाद में 2, तो 1 3 4 2, 1 3 4 2, ऑप्शन नंबर जो सी है ये यहाँ पर सही आंसर बनेगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखें। अधोरेखित युग में कौन सुमेलित है? सतारा का विलय 49, पंजाब 48, अवध का 56 और झांसी का विलय 1855 में। ठीक है, तो दिया गया है जो कौन सुमेलित है, तो हमें दिख रहा है कि अवध का जो विलय किया गया था वो 1856 में किया गया था, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही दिया गया है। ठीक है, बाकी की डेट आप देख सकते हैं, पीछे हमने भी इसके बारे में काफ़ी डिस्कस किया है, तो वहाँ से कर देंगे। ठीक है, सर जेम्स एंड्रूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? तो ये था लॉर्ड डलहौजी का। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी जिसे अर्ल ऑफ डलहौजी भी कहा जाता है, और इसका जो वास्तविक नाम था वो एड्यूज ब्राउन रैमजे था। ठीक है, एड्यूज ब्राउन रैमजे। 44 के बाद 45 देखें। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुई थी, तो सिंध विजय जो संपन्न हुई थी लॉर्ड एलन बरो के समय में संपन्न हुई थी, और 1843 को सिंध को पूरी तरह से ब्रिटिश साम्राज्य में इसको मिला लिया गया था। ठीक है, और ये किसका परिणाम था? तो ये परिणाम था जो फर्स्ट आंग्ल अफगान युद्ध होता है। ठीक है, आंग्ल अफगान युद्ध होता है, इसका एक परिणाम था कि सिंध को अंग्रेजी शासन में मिला लिया गया था। क्वेश्चन नंबर, सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया था, तो 1843 में, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? सिक्किम का भारत में जो विलय किया था वो किसने किया था? तो इसका जो विलय किया था वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। निम्न में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था कि जब उसका अब ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था? कौन था अवध का रेजिडेंट? ठीक है, तो 1856 में अवध का अधिग्रहण कर लिया गया था, तो उस समय पर कौन था? तो जेम्स आउटरम था, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा, जेम्स आउटरम। भारत में पहली रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई? तो जानते ही होंगे इसका आंसर आप, लॉर्ड डलहौजी के समय में, बम्बई से थाने के बीच में। कब? 1853 में। ठीक है, बम्बई से थाने के बीच में इसको चलाया गया था पहली रेलवे लाइन को, 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय में। भारत में पहली रेलवे लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? अभी इसका आंसर दिया तो बम्बई से थाने के बीच में, जो ऑप्शन बी है ये यहाँ पर सही आंसर होगा, बम्बई से थाने के बीच। इसे रेल यात्रा प्रारंभ की थी किस कंपनी ने? तो किस कंपनी के द्वारा किया था? इसे किया गया था ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के द्वारा। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही आंसर होगा, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के द्वारा सबसे पहले भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की गई थी 1853 में। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था किसके समय में? तो अंतिम जो मुख्य विस्तार हुआ था वो किसके समय में हुआ था? तो डफरिन के समय में हुआ था ये। ठीक है, डफरिन के समय में। और डफरिन के समय में क्या हुआ था? देखिए 1885 में थर्ड आंग्ल बर्मा युद्ध होता है, और इसी में जो बर्मा था, बर्मा को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था, और यह भारत का जो क्षेत्र था यह एक अंतिम विस्तार था जिसे अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया था। ठीक है, और उस समय जो वायसराय था वो लॉर्ड डफरिन था। ठीक है, और भी जानते हैं लॉर्ड डफरिन के समय में आईएनसी की स्थापना होती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना इसी के समय में होती है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जितने भी सम्मेलन हैं, किसने अध्यक्षता की, क्या क्या महत्वपूर्ण कदम वहाँ पर उठाए गए थे,
वो सारे उसका भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, जाकर के आप देख सकते हैं उसे। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी कि PWD 1845 और 55 के दौरान स्वरूप देने वाले थे, कौन थे? तो ये थे लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा, लॉर्ड डलहौजी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था? तो विधवा पुनर्विवाह को जो क्रियान्वित किया गया था, किसके समय में किया गया था? देखिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के द्वारा, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इस अधिनियम को क्रियान्वित किया गया था। ठीक है, और ये अधिनियम जो था, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में इसको अधिनियमित किया गया था। और एक था इसमें, जैसे हमने नियम 17 को देखा, तो इसमें नियम 15 लगाया गया था। ठीक है, इसके तहत में क्या हुआ था, जो विधवा विवाह था उसको वैध घोषित कर दिया गया था। और ये भी क्या कहते हैं कि इस विवाह के द्वारा जो जन्मे बच्चे हैं वो भी वैध ही होंगे। ठीक है, तो दो नाम यहाँ पर आपको याद रखने, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का और एक रखना है आपको लॉर्ड कैनिंग का। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर सही आंसर होगा, लॉर्ड कैनिंग। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था, किसने? 1858 में। तो लॉर्ड कैनिंग ने इसको सुनाया था। इलाहाबाद में दरबार होता महारानी, और ये परिणाम था 1857 की क्रांति का। 1857 की क्रांति का एक महत्वपूर्ण परिणाम था कि महारानी की उद्घोषणा होती है 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में। और उस समय जो वायसराय था, पहला वायसराय बनाया गया था लॉर्ड कैनिंग को। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग को पहला वायसराय भी यहाँ पर बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो बी है सही आंसर होगा। निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? तो पहला वायसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग। 1858 की डेट को आपको याद रखना है, 1 नवंबर 1858 को। 1 नवंबर 1858 के पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने, कलकत्ता में, इलाहाबाद में, मद्रास या फिर बम्बई? तो कलकत्ता में सुनाया था, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकार को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया था, कब? तो ये किया गया था 1858 का, जब साम्राज्य की घोषणा के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर सही आंसर होगा, क्योंकि इलाहाबाद में एक दरबार हुआ था, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा उद्घोषित किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर सही आंसर होगा। महारानी विक्टोरिया को भारत के साम्राज्य नियुक्त किया गया था। तो ब्रिटेन जो महारानी विक्टोरिया थी, इन्हें ब्रिटिश संसद के द्वारा, ठीक है, एक राजसी उपाधि अधिनियम, रॉयल टाइटल्स एक्ट लेकर आए थे 1876 में। और इसी के द्वारा महारानी जो विक्टोरिया थी, इसे 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार में भारत की साम्राज्य घोषित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर वो सही आंसर होगा इसके आधार पर। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो दास प्रथा को समाप्त करने वाला था लॉर्ड एलन बरो था। पहले हमने इसको कर लिया इसका आंसर। ठीक है, 1843 में। नेक्स्ट है, निम्न युग्मों में कौन एक सही सुमेल है? बाकी गलत हैं। तो ABCD में से कौन सुमेल है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, स्थायी बंदोबस्त, ये यहाँ पर सही दिया गया है, बाकी यहाँ पर गलत हैं। देखिए, लॉर्ड कैनिंग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड कैनिंग के समय में नहीं होती है। ये किसके समय में होती है? तो ये समय में होती है डफरिन के समय में। ठीक है, डफरिन। सहायक समिति लॉर्ड वेलेस्ली से संबंधित है। और जो चतुराई निष्क्रियता है, ये लॉरेंस के द्वारा है, ये लॉरेंस है। ठीक है, लॉरेंस। तो यहाँ पर ए यहाँ पर सही दिया गया है, बाकी यहाँ पर सही
नहीं दिए गए, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा। देखिए आराम से पढ़ाना है, थोड़े ऐसा है कि ताकि आपको समझ में आए क्या पढ़ रहे हैं। बाकी फटाफट से एकदम से चलते रहें तो उसमें हमें कुछ समझ में नहीं आता, ध्यान इधर से उधर भी हमारा भटकता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्न में से किसका सुमेल नहीं है। अब यहाँ पर देखना है किसका सुमेल नहीं है, बाकी सही हैं लेकिन एक यहाँ पर गलत दिया गया है। देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त यहाँ पर सही दिया गया है, वेलेजरी सहायक संधि ये भी सही दिया गया है, और डलहौजी वेब का सिद्धांत, ठीक है, डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स। लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता ये यहाँ पर गलत दिया गया है, ठीक है। जो कैनिंग है, कैनिंग के समय में क्या होता है, लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 की क्रांति, पहला वायसराय बनता है लॉर्ड कैनिंग 1858, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर ऑप्शन नंबर जो डी है ये यहाँ पर सही आंसर होगा, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था, तो स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में लाया गया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था। ए बी सी डी में से 4 ऑप्शंस हैं। तो स्थायी बंदोबस्त को जो शुरू किया गया था ये देखिए, इसे जो लॉर्ड स्थायी बंदोबस्त है इसको जो शुरू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर ये सही आंसर होगा। देखिए ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए थोड़ा, तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से सही सुमेल नहीं है, यहाँ पर हमें इंडिकेट करना है कि नहीं है, पूछा है नहीं है, तो कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, ठीक है, ये सही दिया गया है। लॉर्ड वेलेजरी सहायक संधि प्रणाली इसी के द्वारा ली गई थी, ठीक है। और लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 का 17वां रेगुलेशन लिया था, और इसी के द्वारा क्या 17वां रेगुलेशन 1829, और लॉर्ड हेस्टिंग दिया गया था द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। देखिए द्वितीय आंग्ल मराठा जो युद्ध हुआ था ये लॉर्ड वेलेजली के द्वारा हुआ था, वेलेजली के समय पर, ठीक है, वेलेजली। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर ये सही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के वर्ष 1817 से 1818 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी। तो सही आंसर क्या होगा इसका, तो लॉर्ड देखिए जो चार्ल्स मैडकॉफ है ये इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 1817 से 18 के, ठीक है। पेशवाई यानी कि जो पेशवाशिप थी इसको समाप्त किया गया था, कब किया गया था, तो इसको समाप्त किया गया था 1818 में किया गया था। ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर ये सही आंसर होगा, ठीक है। देखिए तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, तो उस समय पर उसमें मराठों की जो पराजय हुई थी उसके बाद में लॉर्ड हेस्टिंग ने पेशवा की गद्दी 1818 ईस्वी में समाप्त कर दी थी, ठीक है। किसने समाप्त की थी, लॉर्ड हेस्टिंग ने, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1818 में। निम्न में से कौन चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है, तो इसका हम पहले दिए गए आंसर, तो जॉन लॉरेंस होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा। भारत में अंग्रेजों के समय में पहली जनगणना हुई थी, तो पहली जो जनगणना हुई थी वो किसके समय पर हुई थी, देखिए लॉर्ड मेयो के समय पर तो पहली जनगणना हुई थी, लेकिन जब निरंतर इनकी हर 10 साल के उसमें जो जनगणना की गई थी वो किसके समय पर की गई थी, तो लॉर्ड रिपन के समय पर की गई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर है वो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर सही आंसर होगा। और रिपन में हर 10 साल में, हर 10 वर्ष बाद इसको नियमित रूप से किया गया था।
किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण कर रहे थे उस समय पर एक दलित अपराधी के द्वारा दंडित अपराधी के द्वारा की गई थी? ठीक है, दंडित अपराधी के द्वारा की गई थी उसकी हत्या। तो ये था लॉर्ड मेयो। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर सही होगा। देखिए 1869 से 72 तक का इसका समय काल है, और इनकी जो हत्या थी वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इनके भ्रमण के द्वारा एक कैदी था, एक कैदी के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, और यही एक पहला गवर्नर जनरल था जिसकी हत्या उसी के कार्यकाल के दौरान हुई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी है सी है यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन 70, किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी? तो सही आंसर लॉर्ड मेयो होगा, ऑप्शन नंबर बी। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था। तो ये गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड लिटन था, ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर ये सही आंसर होगा, लॉर्ड लिटन। कब? 1876 में। ठीक है, जब ये वायसराय बनकर आए तो अफगानिस्तान के प्रति इन्होंने अपनाई गई जो नीति थी उसमें परिवर्तन आया, और कुशल आक्रमणता की नीति के स्थान पर इसने अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा था। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 72 है, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो ये अपनाई थी लॉर्ड लिटन ने, ऑप्शन नंबर जो बी है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। देखिए ए बी सी डी है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गए हैं। 73 है, कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घकाल तक रहा है? कौन रहा है? तो इनमें से कर्जन, डफरिन, हॉर्डिंग या फिर मेयो। तो जो कर्जन है इसका समयकाल सबसे ज्यादा रहा है। कब से कब तक का रहा है? 1899 से 1905 तक, बंगाल विभाजन के समय तक। ठीक है, डफरिन का समय नोट करेंगे 1884 से लेकर के 1888 तक, ये केवल 4 वर्ष रहा। और इसका जो समय है वो 7 वर्ष का है। लॉर्ड हॉर्डिंग 1910 से 1916, लगभग 6 वर्ष। और जो लॉर्ड में हुआ है इसका 1869 से लेकर के 1872 तक। ठीक है, 3 वर्ष। तो जो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर सही आंसर होगा, लॉर्ड कर्जन। 74, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 ईस्वी में सशक्त की गई थी। किसके समय पर, किसके द्वारा? तो ये की गई थी लॉर्ड रिपन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा, लॉर्ड रिपन के द्वारा। 75 है, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? तो वही आंसर है, लॉर्ड रिपन आंसर होगा। 76, स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है। तो स्थानीय जो स्वायत्त शासन है इसका जो जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है, ऑप्शन नंबर डी। पीछे भी आया ये प्रश्न। 77 है, क्वेश्चन नंबर 77 है, कौन सा युग्म सही सुमेल नहीं है? तो नहीं है देखना है हमें। तो देखिए स्थानीय स्वशासन लॉर्ड लिटन, यही यहाँ पर गलत है, लॉर्ड लिटन नहीं होगा, लॉर्ड रिपन होगा ये। ठीक है, लॉर्ड रिपन होगा। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा एकदम सही है। राज्य हड़प की नीति डलहौजी, ये भी सही है। और स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, ये भी यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पर ये सही आंसर होगा। 78 है, कौन सी जोड़ी गवर्नर जनरल और घटना से संबंधित सुलेमित है? ठीक है, देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस रेगुलेटिंग एक्ट, वेलेस्ली स्थायी बंदोबस्त, एनर बरो सिंध का विजय, और लॉर्ड डलहौजी प्रथम अफगान युद्ध। देखिए यहाँ पर जो जोड़ी है, जो सुमेल है, वो है ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर सही होगा। लॉर्ड एरन बरो के समय पर सिंध का विलय किया गया था। ठीक है, 1843 में। 79, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में की गई थी? तो की गई थी लॉर्ड
कर्जन के शासनकाल में, तो ऑप्शन नंबर जो बी सी है ये यहाँ पर सही आंसर होगा, लॉर्ड कर्जन के समय पर। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? तो ये भी लॉर्ड कर्जन होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो ये करने वाला कौन था, किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है, का जो शासन प्रशासन था इसकी तुलना औरंगजेब से की थी। तो ये करने वाले थे गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि जीके गोखले। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी? ठीक है, जिसे आज एनसीसी के रूप में भी जाना जाता है। तो इसकी जो स्थापना की थी लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। और इसका जो उद्देश्य था वो था जो देशी जो नरेश हैं, राजा हैं, उनके राजकुमार और जो उनके सामंतों के जो पुत्र हैं उनको सैनिक शिक्षा का प्रबंध करना इनका उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा, लॉर्ड कर्जन। असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमा को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया और पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। तो कौन सा यहाँ पर सही है? एक, एक, दो, दोनों, या केवल दो, या ना तो एक और ना ही दो? देखिए यहाँ पर जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, एक और दो दोनों यहाँ पर कथन सही हैं। ठीक है, देखिए 1905 में हम जानते हैं 1905 में गवर्नर जनरल था लॉर्ड कर्जन, और इसने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया था। और इसी के दौरान इसने बंगाल को दो भागों में बांटा था, एक तो पूर्वी बंगाल और एक आसाम। ठीक है, पूर्वी बंगाल और एक आसाम नए प्रांत बनाए गए थे। बंगाल के जो पश्चिम भाग में कौन कौन से थे? बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये थे। और ठीक है, तो 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा ऑप्शन नंबर एक और दो दोनों यहाँ पर सही आंसर होंगे। फूट डालो राज्य करो की नीति को रणनीति किसने अपनाई थी? तो ये अपनाने वाला कौन था? लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। और वैसे लॉर्ड जो मिंटो है इसने भी इस नीति को अपनाया था। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे लॉर्ड कर्जन को हम सही आंसर मानते हैं। अगला है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा कि भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। किसने लिखा है? ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये जो कथन है ये लॉर्ड कर्जन का कथन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की थी? तो ये जो करने वाला था ये था लॉर्ड मिंटो। ठीक है, क्योंकि 1905 में जब बंग हुआ था तो लॉर्ड कर्जन की जगह पर लॉर्ड मिंटो भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था। और इसी के द्वारा यह अधिनियम पारित हुआ था कि मुसलमानों के लिए पहली बार पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्थापना की गई थी। और इसका उद्देश्य यही था कि मुसलमानों को कांग्रेस के विरुद्ध करना था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 87, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? यहूदी वायसराय कौन था? तो ये था लॉर्ड रेडिंग था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा। और इसका जो समय काल था वो था 1921 से 1926। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 88 नंबर है, कौन सा एक सही सुमेल नहीं है? देखिए सही सुमेल कौन सा नहीं है? तो पिट्स इंडिया एक्ट, वार्न हेस्टिंग ये बिल्कुल सही है। डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स ये डलहौजी के समय ये भी ठीक है। इल्बर्ट पिट रिपन के समय ये भी सही है। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन, ठीक है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या भारतीय जो समाचार पत्र थे, भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 को लॉर्ड लिटन के काल में पारित किया गया था। ठीक है, लॉर्ड लिटन के समय पर इसको पारित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर ये सही आंसर होगा। ये यहाँ पर सही सुमेल नहीं है। 89 है, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित
स्थानांतरण किसके काल में किया गया था? तो लॉर्ड होर्डिंग के समय पर किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर सही आंसर होगा, 1911 में। अगला क्वेश्चन 90 नंबर है। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुई थी? क्रियान्वित किसके समय पर हुई थी? लॉर्ड होर्डिंग के समय पर। देखिए पीछे ये प्रश्न है। चलिए ये प्रश्न है, कुछ प्रश्न हुए हैं, तो ये आखिरी प्रश्न था, क्वेश्चन नंबर है। तो कैसी लगी ये वीडियो आपको ज़रूर बताना है, और कमेंट में आपको कहीं कुछ गलती है तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो आगे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में।